So let us discuss now Charter Act of 1813, and our pattern of discussing any act will remain same, that we will discuss circumstances first, then we will discuss the provisions, and the third we will discuss conclusion if the need be, right. So first thing first, that why this Charter Act came only in 1813, not in 1814 or 1812. Because in 1793 the lease of East India Company had been extended only for 20 years. So it was obvious that the next act, if monarch has to extend the lease of East India Company any further, right. So that lease is going to expire in 1813, and so this act in 1813, and the first provision that you will see that this act will do is will extend lease of East India Company by another 20 years. So we were not discussing, actually we have to discuss circumstances first, but why in 1830 that was need to be told, right. So that's I hope I have made myself clear, right. Now we will discuss circumstances. So to discuss circumstances, I will take you to the world history, and you will have to visualize कि 1813 में क्या हो रहा है, 1800 के आसपास क्या हो रहा है. सो यू विल सी कि नेपोलियन जो है वो फ्रांस का कंट्रोल ले चुका है, एंड ही इज़ वेजिंग एक्सटेंसिव वॉर इन मेनलैंड यूरोप. ही हैज़ वन डिसाइसिव बैटल ऑन जर्मनी. ही डू हैव कंट्रोल ओवर स्पेन. ही डू हैव कंट्रोल ओवर पुर्तगाल, राइट. सो ही इज़ वेजिंग वॉर एक्सटेंसिवली. सिकंदर लाइक कॉन्सेप्ट पे ये चल रहा है. द ओनली कंट्री, द ओनली मेजर कंट्री जिस पे इसका कंट्रोल, डिसाइसिव कंट्रोल नहीं हो पाता है, एंड दैट इज़ इंग्लैंड. ठीक है, बिकॉज इंग्लैंड एट दैट मोमेंट हैपन टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट naval power, right. And also it is separated, England is separated by sea through English Channel, right, from mainland Europe, right. अगर ये mainland Europe का हिस्सा होता तो nobody knows, perhaps Napoleon ने इसे भी जीत लिया होता, but because that sea is protecting, that separation of sea is protecting it from mainland, तो perhaps it could save itself. ठीक है, अदरवाइज nobody knows कि शायद हमें इंडिपेंडेंस उसी टाइम नेपोलियनिक वॉर के टाइम ही मिल चुकी होती. बट एनीवे दैट इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, राइट. सो एक कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड एक टर्म है जो कि इस वॉर के दौरान वर्ल्ड हिस्ट्री में यूज़ किया गया है. कॉन्टिनेंटल, हियर आई हैव मेंशन्ड इकोनॉमिक ब्लॉकेड, बट इन वर्ल्ड हिस्ट्री द टर्मिनोलॉजी इज कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड. सो कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड के थ्रू एक्चुअली नेपोलियन क्या ट्राई करता है कि भाई एक सपोज दिस इज़ मेनलैंड यूरोप, ठीक है, यहाँ कहीं आपका फ्रांस है, दिस इज़ योर स्पेन, दिस इज़ योर पुर्तगाल, एंड दिस इज़ योर जर्मनी, राइट. यहाँ बेनेलेक्स कंट्रीज़ है, एंड यहाँ कहीं आपका इंग्लैंड है. ठीक है, कुछ ऐसा. मेरा मैप का जो वो है वो अच्छा नहीं है, और ये सी है आपका, राइट. तो व्हाट दिस नेपोलियन डज इज दैट ही क्रिएट्स अ naval blockade, and he tries to separate mainland Europe from इंग्लैंड. ठीक है, तो उस नेवल ब्लॉकेड से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है इंग्लैंड का इन मेनलैंड यूरोप, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है. ठीक है, और इकोनॉमिक लॉसेज जो स्टार्ट होने लगते हैं. सो दिस वाज हिज स्ट्रेटजी, नेपोलियन स्ट्रेटजी, कि भाई इकोनॉमिकली अगर मैं वीक कर दूं, ठीक है, तो परहैप्स मैं इस पे जो विक्ट्री है वो हासिल कर सकता हूं. सो विद दैट इन हिज माइंड ही क्रिएट्स दिस कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड. कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड मीन्स व्हाट, कि पूरे कॉन्टिनेंट को ब्लॉक कर दिया इंग्लैंड से. ठीक है, तो इंग्लैंड कैन नॉट एक्सेस द मार्केट, एंड इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि जो अदर ट्रेडर, अभी तक क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिली हुई है टिल 1813 विद ट्रेडिंग विद इंडिया. ठीक है, तो जो अदर ट्रेडर्स थे, अभी फ्रांस, जर्मनी एंड इंग्लैंड आर बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, मैनचेस्टर वगैरह जो इंग्लैंड में है, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ी हो तो आपको आइडिया होगा. सो दीज आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, और अभी तक जो अदर ट्रेडर्स थे वो अमेरिका में अपने ट्रेड कर रहे थे, अफ्रीका में बॉटम में ट्रेड कर रहे थे, और कुछ ट्रेड यूरोप में कर रहे थे. अब यूरोप का मार्केट जब चला गया है तो इट इज़ ऑब्वियस कि दे विल ट्राई टू लुक फॉर अदर मार्केट्स. ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी उनके बैकयार्ड में काफ़ी सारा जो प्रोडक्ट है वो बना पड़ा है. ठीक है, एंड दे नीड एडिशनल मार्केट टू कंपनसेट दिस लॉस इन यूरोप, राइट. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट दे ट्राई टू लॉबी इनसाइड द पार्लियामेंट ऑफ
ब्रिटेन, ठीक है, और वो पार्लियामेंटेरियंस को लॉबी करते हैं और बोलते हैं कि भाई ईआईसी की जो मोनोपोली है वो ख़त्म करो, ठीक है, हमें भी अलाउ करो कि वी कैन वेड इनटू इंडियन मार्केट्स, वी कैन एक्सेस इंडियन मार्केट्स, ठीक है, और वहाँ से इंपोर्ट रॉ मटेरियल का हम लोग कर सके एंड एक्सपोर्ट जो हमारे फिनिश्ड गुड है उसका कर सके. So this is first attack perhaps on EIC's monopoly, ठीक है, जहां वहां की अदर ट्रेडर्स बॉडी जो है वो कह रही है कि भाई अब इस मोनोपोली को खत्म करो एंड अलाउ वी also टू एंटर इनटू दैट मार्केट. सो दीज टू प्रोविजन आई गेस इज क्लियर. द थर्ड इज कि एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इंग्लैंड में उस टाइम इमर्ज हो रही थी, उसे लेसेस फायर बोलते हैं, ठीक है, एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट है. इफ यू हैव रेड इकोनॉमी एंड नाउ सी ब्यूटीफुलनेस ऑफ दिस एक्ट, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में ले जा रहा है, आपको इकोनॉमी में ले जा रहा है, ठीक है. सो लेसेस फायर जो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक फिलोसफी है, विच अर्जेज स्टेट टू इंटरवीन मिनिमली इन टू द अफेयर्स ऑफ द मार्केट. इट आस्क्स स्टेट कि भाई आप इंटरफेयर मत करो, सप्लाई एंड डिमांड को डिसाइड करने दो कि मार्केट्स कैसे फंक्शन करेंगे, ठीक है. मैं इस एक्ट के इस प्रोविजन के डीप में नहीं जाऊंगा बिकॉज अगेन एज आई सेड दैट दिस इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. तो सिंपली कि भाई जो स्टेट या मोनार्क या पार्लियामेंट जो इंटरवीन कर रहा था एंड जिसने अलाउ किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मोनोपोली ओवर ट्रेड ओवर इंडिया, ठीक है, उसके ऊपर भी ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो है वो अटैक करता है, ठीक है. सो टू रीजंस. सबसे पहले जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड ने सर्कमस्टेंसेस, कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड ने सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए ऐसे कि ईआईसी का मोनोपोली खत्म हो, ठीक है, और दूसरा इकोनॉमिक फिलोसफी. सो देयर आर टू मेजर रीजंस, ठीक है, जो कि ईआईसी की मोनोपोली पे अभी अटैक कर रहे हैं, राइट. एंड द थर्ड इज विजिबल राइज इन प्रोस्पेरिटी ऑफ कंपनी ऑफिशियल. अब यहाँ से जो भी कंपनी के सिविल सर्वेंट रिटायर होके वहाँ फाइनली सेटल हो रहे हैं, वहाँ की जो पीपल है, कॉमन पीपल, कॉमन मास, वो देख रही है कि भाई ये लोग 10 साल के लिए इंडिया में गए और सडनली इनके जो वेल्थ में है सडन राइज हुआ. चाहे रॉबर्ट क्लाइव हो, वॉरेन हेस्टिंग का तो रादर इम्पीचमेंट हुआ था, ठीक है. इम्पीचमेंट एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट इम्पीचमेंट अटेम्प्ट हुआ था 1788 में, जो कि 7 सालों तक 1795 तक चला. फाइनली ही केम एक्यूटेड, बट द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिज इम्पीचमेंट वाज कि भाई हिज मिसकंडक्ट नंबर 1 एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, कि बहुत सारा वेल्थ इकट्ठा किया. तो रॉबर्ट क्लाइव हो या लॉर्ड कॉर्नवालिस हो या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स हो या फिर ये तो चलो टॉप के सिविल सर्वेंट थे, गवर्नर जनरल रहे थे, बट इवन जो कॉमन सिविल सर्वेंट थे उनके भी प्रोस्पेरिटी में बहुत ज़्यादा राइज हुआ एंड दैट लेड टू जेलसी इन द सोसाइटी, ठीक है. और ट्रेडर्स को लगने लगा कि भाई इंडिया जो है बहुत प्रोस्पेरस एक मार्केट है एंड इफ वी आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट देयर परहैप्स हम भी मतलब इतने ही सक्सेसफुल हो सकते हैं. सो दिस 4 रीजंस दैट यू सॉ जो हमने डिस्कस किया, ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि ऑल दीज 4 रीजंस आर गोइंग टू अटैक ऑन मोनोपोली दैट सो फार ईस्ट इंडिया कंपनी इज एंजॉइंग, ठीक है. तो प्रोविजंस भी आपको क्लियर हो जाएंगे. जब सर्कमस्टेंसेज ऐसे सर्कमस्टेंस में ये एक्ट आ रहा है तो सबसे पहला जो अटैक होगा दैट विल बी ऑन मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है. ये पीछे जो फिगर है दैट इज लॉर्ड हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं ये अभी, ठीक है, जिनके टाइम में ये एक्ट आ रहा है. सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर ऑन द दिस व्हाट यू कॉल circumstances. Now we are moving to discuss provisions of this act. So जैसा कि हमने circumstances में discuss किया, the first provision of this act would be attack on the monopoly, and the monopoly of the East India Company is abolished through this act except 2 things, that is tea and trade with China. Let this thing pass. So the first. Now the second provision is that company could retain possessions of territories and revenue for another 20 years, because that was the purpose of this act coming in 1813 itself and not in 1814. So lease has been extended for another 20 years, means the next act you can hope in 1833, ठीक है.
द थर्ड इज पावर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एनलार्ज्ड। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, ये 7084 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आई एम नॉट वेडिंग इनटू दैट। जेनेसिस इफ यू वांट टू सी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, यू कैन जंप बैक टू प्लेलिस्ट एंड सी कि 7084 में हमने क्या डिस्कस किया था। द फोर्थ प्रोविजन इज दैट क्रिश्चियन मिशनरीज आर अलाउड टू सेटल इन इंडिया। ठीक है, तीन बिकॉज अभी तक क्या हुआ है कि 1813 आ चुका है, बहुत सारे ब्रिटिश नेटिव फॉर द पर्पजेज ऑफ बिजनेसेस और ड्यू टू बीइंग एम्प्लॉय बहुत सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो ऑल्दो द क्लेम्ड एम ऑफ allowing Christians to settle in India और क्रिश्चियन मिशनरीज टू सेटल इन इंडिया वॉज कि भाई हम इंडिया जो है एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है, राइट, दे डू नॉट नो कि हाउ टू एडमिनिस्टर, ठीक है, देमसेल्व्स एंड वो काउज की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। सो दिस हैपन्स टू बी अनसिविलाइज्ड कंट्री एंड इट इज़ आर बाउंडन ड्यूटी, आर बाउंडन रिलीजियस ड्यूटी कि हम इनको सिविलाइज करें। So that was the stated aim of Christian missionaries, but the actual aim was to convert Hindus and Muslims into Christians. So that was the religious, and that has been the religious aim of any रिलीजन। ठीक है, जब जब उनको लगा है कि भाई पॉलिटिकल कंट्रोल किसी कंट्री के ऊपर हमारा हो गया है, तो रिलीजियस प्रीस्ट्स ऑफ दैट रिलीजन हैज़ ऑलवेज अपील्ड टू पॉलिटिकल लीडर्स कि नाउ अलाउ अस कि हम जो कन्वर्जेंस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। सो दैट वाज द रियल एम, ऑल्दो स्टेटेड एम एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड वाज डिफरेंट, दैट वी आर going to civilize, but what civilization, right? How can you compare कि भाई who are you to tell कि भाई हमारा जो religion है that is best from others, right? You cannot decide from your own benchmarks, right? So okay, we are not wading deeper into this provision. Now the fifth provision, and this is happening for the first time in British Indian history, that a sum of 1 lakh rupees is separately kept for the promotion of education. ठीक है, so this is the 5 important provisions of Charter Act of 1813. ठीक है, I hope आपको clear हो गया होगा. Now we are moving to a slide जहाँ मैंने 2020 format में इन provisions को रखा है for easy revision in a pictorial format, in that box format. इन्हीं statements को छोटा छोटा कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको revision में थोड़ा सा आसानी रहे। वही सारी चीज़ें हैं एक्सेप्ट वन थिंग, ठीक है, दैट इज़ लोकल बॉडीज़ वर अलाउड टू टैक्स इन देयर जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जो पंचायती बॉडीज़ हैं या लोकल बॉडीज़ हैं उनको अलाउ किया गया कि वो अपने जुरिस्डिक्शन में टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन वाज अनदर पर्पस दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, दैट वाज द लास्ट प्रोविजन ऑन द प्रीवियस स्लाइड। मोनोपोली गॉन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट दिस टी एंड ट्रेड विद चाइना, सी जिनपिंग। ठीक है, लीज्ड लाइफ फॉर 20 मोर ईयर्स। ठीक है, क्रिश्चियन मशनरीज थ्रॉन्ग्ड इंडिया एंड दिस मैन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो आई होप चार्टर एक्ट 1813 पे भी आपको क्लैरिटी हो गई हो। इफ़ यू नीड एनी फर्दर क्लैरिटी यू कैन कमेंट in the comment section. ठीक है, I'll try to reply you. So thanks a lot for this Charter Act 1813.